न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। आ रहे हैं चुनाव के प्रारंभिक नतीजे, दोपहर तक साफ होगी तस्वीर, राधाकृष्ण विखे पाटिल। प्रारंभिक नतीजे आ रहे हैं, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी जो नतीजे आ रहे हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, बड़े हिट नहीं। पूरे नतीजों के बाद चर्चा करेंगे। स्थानीय राज्य चुनाव के विषय अलग अलग होते हैं, इसे केंद्र से जोड़ना सही नहीं है। एंट्री बेंसी का असर दिख रहा है। पूरे नतीजे आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व जवाब देगा। आता हे सुरुवातीचे जे काही निकाल येत आहेत, मला वाटतं अंतिमतः दुपारी 12-1 वाजेपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल। मग त्या बाबतीमध्ये अधिक भाष्य करणं सोपं जाईल। आता सध्या बऱ्याच ठिकाणी जे निकाल येत आहेत त्याच्यामध्ये 500 मताचा, 700 मताचा, 1000 मताचा काही ठिकाणी फरक आहे। त्यामुळे एकदा मला वाटतं संपूर्ण निकाल हाती आल्यानंतर त्याच्यावर आपण भाष्य केलं पण डिफरेंस मोठा है आणि कांग्रेसने संजय राउत को पापड़पंची करने की जिम्मेदारी दी गई है। संजय राउत पर आप क्या कमेंट करेंगे? संजय राउत की भविष्यवाणी कभी सच नहीं हुई। संजय राउत को इग्नोर करें, मुझे नहीं पता कि आगे चलकर उनकी पार्टी उनके बारे में क्या करेगी। संजय राउत का मतलब है कि निराश व्यक्ति को कुछ दिनों बाद उसके सिर पर असर दिखाई देने लगेगा। काय बजरंग दलाच्या मुद्दे मला वाटतं तुम्ही संजय राऊत एवढं का महत्व देता? असं आहे की त्याला काम दिलेलं आहे, त्यांना जे काम दिलेलं आहे, सकाळी 9 वाजता उठल्यापासून कोंबडा आवरतो तसे आपलं कोको करत राहायचं। असं आहे की शेवटी वैफल्यग्रस्त झालेला माणूस असतो। मला तुम्हाला माध्यम विनंती करायची, काही दिवसांनी त्यांच्या जर डोक्यावर परिणाम झाला तर आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही आहे। भाजपा की भूमिका सीमा मुद्दे को हल करने की है। विपक्ष ने इस पर राजनीति की। देवेंद्र फडणवीस ने भी सीमा क्षेत्र में बैठक की। सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों ने बीजेपी पर भरोसा किया। हम रेत माफिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रेत को लेकर हमने जो नीति बनाई है वह सफल होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम सफल होंगे। रेत माफिया कुछ जगहों पर समस्या पैदा कर रहे हैं। सभी को 1 माह में 600 रुपये रेत मिलेगी। नाही, आता काय की पहिलंच पाऊल टाकलं ह्या सगळ्या माफियांचा अच्छा जो वाळू धंद्याचा तो आता मोडकळीस काढण्यामध्ये आज आम्हाला त्रास होतो। हे धोरणाची अंमलबजावणीच होऊ नये असं काही प्रयत्न काही ठिकाणी सुरू आहे। पण मला वाटतं एक सामान्य जनतेच्या विश्वासाच्या जोरावर आणि पाठिंब्यानं आज हे धोरण निश्चितपणे आमचं यशस्वी होईल। 600 रुपये ब्रासना वाळू देण्याचा निर्णय आम्ही जो केलेला आहे आणि प्लस थेट नागरिकाच्या घरापर्यंत ते पोच करण्याचं जे धोरण आहे, आज इतक्या वर्षाच्या या वाळू माफियाच्या प्रभावाखाली चालणारा हा व्यवसाय होता, त्यातून थोडं बाहेर यायला वेळ लागेल। पण निश्चितपणे त्या माफियाचा बिमोड करून सरकारचं धोरण हे प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी होईल, आमचा प्रयत्न आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। मोदी और शाह को इस हार को स्वीकार करना चाहिए, संजय राउत। कर्नाटक में कांग्रेस फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि सत्ता स्थापित कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। कर्नाटक में यह बीजेपी की नहीं, मोदी और शाह की हार है। मोदी और शाह को इस हार को स्वीकार करना चाहिए। प्रस्तुतः उन्होंने उस स्थान पर अपना तंबू गाड़ा था। कर्नाटक के लोगों के तो सचमुच होश उड़ गए थे। लोग महाराष्ट्र से गए थे, वहां चुनाव प्रचार करने गए, बीजेपी को हार मिली थी। कर्नाटक में परिणाम 2024 के लिए विपक्षी सत्ता के द्वार खोल देगा। देश में मन की बात कर्नाटक से निकली है। बीजेपी के गिरोह राज्य से बक्सों के साथ आए और कोई भी उनके दबाव में नहीं आया। कोई कहानी कम नहीं आई, सिर्फ लोकतंत्र की कहानी चली। बजरंगबली की गदा उनके सिर पर गिरी। बजरंगबली भगवान राम के सच्चे भक्त थे। मुझे लगता है कि बजरंगबली और प्रभु राम सत्ता के पक्ष में है। आपने महाराष्ट्र जैसे राज्य का फैसला देखा होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी ने सेना भेजी थी और विमान उतारे थे। प्लेन में वर्कर कम है और बॉक्स ज्यादा थे, लेकिन
कर्नाटक के लोगों ने इन बॉक्सों को लात मार दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं, मोदी और शाह ने अपना तंबू गाड़ लिया। लेकिन असल में हम देख रहे हैं, जितने भी नतीजे हम देख रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। हालांकि हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र एकता समिति में सीट होगी। कर्नाटकामध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळत आहे आणि कर्नाटकातला काँग्रेसचा विजय हा कर्नाटकातल्या भाजपाचा पराभव नसून प्रधानमंत्री मोदींनी हा पराभव स्वीकारला पाहिजे, गृहमंत्री अमित शहांनी हा पराभव स्वीकारला पाहिजे। कारण या दोन प्रमुख नेत्यांनी कर्नाटकमध्ये अक्षरशः तंबू ठोकला होता। हे प्रत्येक निवडणुकीत बंगालमध्ये, कर्नाटकात, त्याच्यामुळे हा पराभव जर कोणाचा असेल तर कर्नाटकच्या जनतेनं मोदी आणि शहांना झिडकारलेला आहे। हे मान्य करा लोकशाहीमध्ये। अनेक ठिकाणी मी पाहिलं, महाराष्ट्रातून काही लोक गेले प्रचाराला, ते जिथे जिथे गेले तिथे सगळीकडे भाजपचा पराभव झाला। या राज्यातून मोठी टोळी गेली होती काँग्रेसच्या पराभवासाठी, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवासाठी, पण त्या प्रत्येक ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव झालेला दिसतो। मी आधी म्हणालो होतो की कर्नाटकातला निकाल हा 2024 साठी विरोधी पक्षाच्या आघाडीच्या सत्तेचा दरवाजा उघडणारा असेल। 2024 साली सुद्धा याच पद्धतीचे निकाल लागतात। ही एक लोकभावना आहे की देशाच्या मन की बात कर्नाटकातून बाहेर पडली। प्रधानमंत्र्यांचं कोणी ऐकलं नाही, गृहमंत्र्यांच्या दबावाला कोणी जुमानलं नाही आणि राज्यातून भाजपच्या टोळ्या आल्या प्रचारासाठी खोके घेऊन। त्यांच्या दबावाखाली कर्नाटकची जनता बळी पडली नाही। आता मी ऐकतोय की जरी पराभव झाला असला तरी तोडफोड करून काही बनवता येईल का, यासाठी प्रयत्न सुरू। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने वहां पैसों की बौछार कर दी। अपनों को हराने के लिए किया ये विश्वासघात। ड्रामा तो ड्रामा है। हम नवाब मलिक के सपोर्ट में थे। इन अफसरों के समर्थन में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लफंगे। तमाम आरोप उन अधिकारियों पर लगे जो सड़क पर उतरे थे। यह अधिकारी के तौर पर कहा जाना चाहिए कि अब क्या किया जाना चाहिए। एक भ्रष्ट अधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। बीजेपी उनके समर्थन में आई। इन सभी ने नवाब मलिक को अपराधी बताया। भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेता से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि ये सारी मीटिंग्स उनके घर पर ही हुई थी, इसलिए मैं उनका नाम बताने जा रहा हूँ। एक बड़े नेता लॉबिंग कर रहे थे, लुटेरे फिरौती वसूल रहे थे, उस स्थान पर मतगणना होती थी। आपने देश को क्या पहुंचाया है? नवाब मलिक पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। वे राजनीतिक पत्र और अधिकारियों को इस तरह साफ करते हैं, लेकिन जल्दी सरकार बदल जाएगी। जो अफसर जिसके ऊपर ये सब चार्जेस लगे थे, अब उसके बारे में क्या उनकी राय है? बीजेपी ने अधिकृत रूप से बताना चाहिए अब वो क्या कहना चाहते हैं। एक करप्ट एक्स्ट्रानिस्ट अधिकारी जिनके खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया है, उसके समर्थन में बीजेपी उतरी थी। निरपराध इनोसेंट बच्चों को पकड़ा गया था, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी और नवाब मलिक को गुनहगार ठहराया ये लोगों ने सबने मिलकर। और ये जो मिस्टर वानखेड़े है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मुंबई का स्वयं घोषित नेता जिस तरह से दिल्ली में लॉबिंग कर रहा था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर पे ये मीटिंग हो रही थी। सब ये जो सब षड्यंत्र रच रहा था ना, ये एक्सट्रॉशन का और खंडनी का, ये एक बीजेपी नेता जो मुंबई में है, मैं उसका नाम जल्दी जाहिर करूंगा, उसके घर में सब ये बैठकें होती थी। रात को 2 बजे के बाद ये मीटिंग होती थी और वहाँ ये सब एनसीबी के अधिकारी आकर बैठते थे और उसके लिए दिल्ली में लॉबिंग करने वाले बीजेपी के लोग थे। अब उनका क्या कहना है मुझे बताइए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। बोड़वाड़ कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष का चयन। अंतुरली से सुधीर तारल का अध्यक्ष पद पर नामांकन।
बोड़वाड़ कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में एनसीपी ने अकेले दम पर जीत दर्ज की है। इसके लिए बोड़वाड़ में आज विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए विधायक एकनाथ खड़से व रोहिणी खड़से की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें अंतरली से सुधीर तारल को सभापति पद पर और ज्ञानेश्वर पाटिल को उपसभापति पद के लिए चुना गया है। कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि या निवडणुकांमध्ये शेतकरी पॅनलला 18 पैकी 17 जागा निवडून आल्या। त्यामधून आज सभापती म्हणून श्री सुधीर भाऊ तराळ राहणार अंतुर्ली आणि उपसभापती म्हणून ज्ञानेश्वर भाऊ पाटील धोनखेडा या दोघांची या ठिकाणी निवड करण्यात आली। या ठिकाणी स्थानिक आमदारांना प्रतिसाद मिळाल्याने जवळपास साऱ्याच जागा आमच्या या ठिकाणी 200च्या मताधिक्याने निवडून आल्या। म्हणजे ही बाजार समिती विभाजन करू नये याच्यावर एक प्रकारे जनतेनं शिक्कामोर्तब केलं, पण असं पब्लिकमधून हे निवडूनच येऊ शकत नाही आणि त्यामुळे बाजार समितीचं विभाजन करून या ठिकाणी प्रशासक आणावा अशा स्वरूपाचा प्रयत्न आमदार साहेब करत आहे, पण त्यांच्या प्रयत्नाला यश येणार नाही। हा सगळा स्थानिक आमदारांचा रडीचा डाव आहे, कारण असा जरी प्रयत्न झाला तरी मी माननीय हायकोर्टामध्ये या संदर्भामध्ये रीट दाखल करणार आहोत आणि याबरोबरीला इथे आमदार जरी हे करत असले तरी भुसावळच्या आमदारांचा याला विरोध आहे। त्यामुळे भुसावळच्या आमदारांचा वरणगाव भागाचा भुसावळला समावेश करण्यासाठी त्यांचाही विरोध आहे। त्यामुळे एकाच ठिकाणी या ठिकाणी एक जण म्हणतोय की विभाजन करायचं आहे आणि एक आमदार म्हणतो विभाजनाला माझा विरोध आहे। अशा स्थितीमध्ये विभाजन होणं कठीण आहे आणि विभाजन जरी केलं तर ह्या जनभावनेचा लोकभावनेचा अनादर ठरेल आणि त्यामुळे याचा कायदेशीर मार्ग तपासून आम्ही निर्णय घेऊ। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।